बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचएम एमपी का जो पेपर हुआ था 6 दिसंबर 2020 को सीएचओ की पोस्ट के लिए। उसकी ऑफिशियल आंसर की है जो वेबसाइट पर आ गई है। जिन भी लोगों ने चेक नहीं की है वो चेक कर लें। तो यहाँ पर हम पूरी ऑफिशियल आंसर की एक बार चेक करने वाले हैं। और जिन भी लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस ऑफिशियल आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं 14 दिसंबर 2020 को शाम के 5 बजे के पहले। किसी भी तरीके का एमपी एनएचएम जो सीएचओ का एग्जाम हुआ चार्ज नहीं ले रहा किसी भी क्वेश्चन के लिए। आपको डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये डाउट है आपको, आप उस आंसर के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 14 दिसंबर 2020 के पहले। ये आंसर की आज ही रिलीज़ की गई है शाम के 5 बजे के बाद। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आए, ये आए हैं। और जिन भी लोगों ने पेपर नहीं दिया है इवन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम होगा सीएचओ के लिए। क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की है इस पर आप पूरे तरीके से टोटली भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है कि ये सही क्वेश्चन है या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन बस मिले थे। टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, 100 MCQs थे। इनमें से 30 MCQs पहले ही सिलेबस में बता दिया गया था कि जो बीएससी नर्सिंग में आप पढ़ेंगे वो आपके लिए आएगा। 60 मार्क्स में जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका जो CCH सर्टिफिकेट कोर्स है जिनके पास, उसमें से आने वाला था। बाकी 10 नंबर का जीके और करंट अफेयर आने वाला था। तो यहाँ पर सेम वही है। तो टॉपिक फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने दिया है मेन बीएससी नर्सिंग के जो 30 क्वेश्चन है वो पहले देखेंगे। अब हम नेक्स्ट 60 में जो CCH सर्टिफिकेट कोर्स के रहे, बाकी 10 जो रिमेनिंग रहेंगे जीके के। तो यहाँ पर हम पूरी आंसर की एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, द डेटा रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग द हेल्थ सिचुएशन एंड डिफाइनिंग द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आए थे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, स्पिरिचुअल फैक्टर या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर। तो किसी जो कौन सा डेटा है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए, जो हेल्थ सिचुएशन है उनको डिफाइन करने के लिए, उनसे प्रॉब्लम निकालने के लिए कम्युनिटी में सभी की ज़रूरत पड़ेगी, बस किसी एक को छोड़कर। तो वो होगा स्पिरिचुअल फैक्टर्स। स्पिरिचुअल फैक्टर का यूज़ हम किसी भी तरीके के डेटा में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल फैक्टर से। देखिए यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं जो भी लोग आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं तो उनको कहा गया है कि आपको क्वेश्चन आईडी डालना है कि कौन से क्वेश्चन पर, ये नहीं कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईडी। और जिस ऑब्जेक्शन में आपको लगता है कि ये आंसर सही होना चाहिए तो उस ऑप्शन की ऑप्शन आईडी आपको डालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर होती हैं उनकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं बस किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है, प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस, प्रोवाइड डॉट्स, क्रिएट अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन एंड बेसिक सैनिटेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI गाइडलाइंस। तो आशा वर्कर हैं वो एक काम नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट आया था ये किस कमेटी के थ्रू आया था। ऑप्शन है बोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर करतार सिंह कमेटी। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो कॉन्सेप्ट आया था ये किसने दिया था, दिया था बोर कमेटी ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ 6 to 8 month old इन्फेंटेज। तो एक 6 से 8 महीने के बच्चे का जो ग्रॉस मोटर हेल्थ डेवलपमेंट है वो क्या होगा इन्फेंट के लिए। ऑप्शन है, होल्ड हेड इरेक्ट, सिट विदाउट सपोर्ट, क्राउलिंग, स्टैंड विथ सपोर्ट। तो जो 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, सिट्स विदाउट सपोर्ट, वो बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है। नेक्स्ट है, फ्लैटनिंग और फॉलिंग ऑफ द चाइल्ड्स वेट कर्व इज एन अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ।
तो जो चाइल्ड के लिए जो वेट कर्व होती है वो सडनली क्या हो, फ्लैट होने लगे या कम होने लगे, तो बच्चे के लिए किस डिसीज़ के, किस प्रॉब्लम के इंडिकेशन मिल सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये डिसीज़ होने के चांसेस हैं, हो रही है। ऑप्शन है विटामिन डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर वॉर मैनिफेस्टेशन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो चाइल्ड का वेट है, वेट कर्व कम हो रही है, ना कि हाइट, तो वेट किस में कम होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट आया था ICDS मीन्स, तो ICDS का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम ICDS में मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, बट कमेंट्स थे कि स्कीम था एस वर्ड में, तो स्कीम भी सही था, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट है A 3 to 6 year old child belongs to the development stage of, तो 3 से 6 साल का बच्चा किस डेवलपमेंटल स्टेज में आएगा। ऑप्शन है इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर या फिर स्कूल एज। तो इन्फेंट्स तो है 1 month to 1 year के आएंगे, टोडलर 2 year to 3 year के हो जाएंगे, देन 3 year to 6 year किस में आ जाएंगे, प्री स्कूलर में, एंड देन आफ्टर जो 6 year के बाद 6 से 10 तक रहेंगे वो किस में रहेंगे, स्कूलर में। उसके बाद एडोलेसेंस से स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, प्री स्कूलर। 3 to 6 year old का जो चाइल्ड है किस स्टेज में रहेगा, डेवलपमेंटल स्टेज में, प्री स्कूलर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेइंग अलोंग विथ टॉयज डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय अदर चिल्ड्रन इन एन एरिया एंजॉइंग द प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन एंड मेकिंग नो एफर्ट टू स्पीक विद देम, इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा यूज़ किए गए जो खिलौने हैं वो दूसरे बच्चे हैं जो वहाँ प्रेजेंस है वो भी खेल रहे हैं, तो किस तरीके का खेल कहलाएगा, ऑनलुकर, सॉलिटरी, पैरेलल या फिर एसोसिएट प्ले, तो ये कहलाएगा सॉलिटरी प्ले। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट, तो एक इंडियन एडल्ट के लिए पर डे कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो पर डे पड़ती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, एक्चुअल में 0.99 होती है जो ज़रूरत होती है पर डे के हिसाब से, बट हम बेस्ड ऑन ऑप्शन जाएंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है क्लब फूड, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो एडल्ट्स में, और यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे के लिए एडल्ट्स के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्टियोमलेसिया। बच्चे में पूछा जाता तो रिकेट्स, बट यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो वो क्या है, ऑस्टियोमलेसिया। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ सर्टेन कोआगुलेशन फैक्टर इज स्टिमुलेटेड बाय विच हार्मोन। कोआगुलेशन फैक्टर को स्टिमुलेट करना या फिर उसका प्रोडक्शन करना किस विटामिन के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो प्रोडक्शन और स्टिमुलेशन होगा किसी भी कोआगुलेशन फैक्टर का, रिलीज होगा, वो किसके कारण होता है, सभी कोआगुलेशन रिलेट करते हुए फंक्शन विटामिन के थ्रू। नेक्स्ट इज द असाइनिंग ऑफ वेरियस रोल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय नर्सेस वर्किंग इन द वार्ड इज कॉल्ड। तो एक वार्ड में एक नर्स के लिए बहुत सारे रोल परफॉर्म करने हैं, तो वो क्या, कौन सा रोल कहलाएगा, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो ये कहलाएगा स्टाफिंग। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट के सभी ऑब्जेक्टिव हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या है जो नहीं है। ऑप्शन है टू अपग्रेड एंड प्रमोट एक्सिस्टिंग स्टाफ वेर एवर पॉसिबल, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव एक्सेसिव आवर ऑफ वर्क एंड टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ रेन्यूमरेशन। तो यहाँ पर जो एक नर्सिंग पर्सनल मैनेजमेंट का रोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो क्या है, टू टेक ऑल स्टेप्स टू हैव देयर एक्सेसिव आवर ऑफ वर्क। Next is assigning a group of patient to a group of staff member under the leadership of a professional nurse, it's called। तो जो फर्स्ट पार्ट आया है BSc नर्सिंग का, इसमें मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक जो स्टाफ मेंबर, जो एक स्टाफ नर्स है, प्रोफेशनल नर्स है, उसके लिए बहुत सारे ग्रुप असाइन किए गए हैं पेशेंट के, स्टाफ मेंबर के भी। तो उसके लिए कौन सी मेथड है जो यूज़ की जाएगी, जो उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी यूज़ की जाएगी।
ऑप्शन है फंक्शनल मेथड, टीम मेथड, प्राइमरी नर्सिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कहलाएगी टीम मेथड, क्योंकि उसको स्टाफ मेंबर्स के साथ भी डील करना है, ग्रुप ऑफ पेशेंट के साथ भी डील करनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? टीम मेथड। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर एम्प्लॉयज ड्रॉइंग वेजेस नॉट एक्सीडिंग। तो ईएसआई एक्ट के तहत जो एम्प्लॉयज़ का जो वेज होता है, जो पर डे के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए 21,000 पर मंथ से ज़्यादा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट्स इन। तो किसी एक्सीडेंट में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो क्या कारण उसका हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया, शॉक, एनाफ्लेक्सिस या फिर सेप्सिस। तो एक्सीडेंट में सीवियर ब्लड लॉस के कारण क्या हो सकता है? शॉक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? शॉक। नेक्स्ट इज द पैरामीटर असिस्ट यूजिंग ग्लासगो कॉमा स्केल आर। तो ग्लासगो कॉमा स्केल में कौन से पैरामीटर यूज किए जाते हैं? तो इसमें आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स हैं, जो 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। तो आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट इज हेमलिच मैन्यूवर इज परफॉर्म टू। तो हेमलिच मैन्यूवर क्यों परफॉर्म किया जाता है? टू ट्रीट इनसफिशिएंट ब्रीदिंग, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे, टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिलेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम विक्टिम्स एयरवे। किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो एयरवे में, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो हेमलिच और एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इन एडल्ट एन्यूरिया रिफर्स टू यूरिन आउटपुट लेस देन। तो एन्यूरिया को कब कंसीडर किया जाता है? जब पर डे के हिसाब से जो यूरिन आउटपुट कितनी हो जाए? लेस देन 100 ml पर डे, 100 ml पर डे से कम। नेक्स्ट इज द हार्मोन सीक्रेटेड बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज में कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है? 3 हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, जो इसका प्राइमरी रोल क्या है? कंजर्व द सोडियम एंड प्रमोट द पोटेशियम एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, कंजर्व द सोडियम एंड प्रमोट द पोटेशियम एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज। तो सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सही आंसर क्या होगा? थर्ड, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑब्टेन्ड फॉर टेस्टिंग इज। तो कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड की टेस्टिंग करने के लिए? ऑप्शन है कोरियोनिक ब्लड सैम्पलिंग, एमनियोसेंथेसिस, फीटल ब्लड सैम्पलिंग या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड सैम्पलिंग के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है वो क्या है? एमनियोसेंथेसिस। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सेकेंड। नेक्स्ट इज बिफोर बर्थ द एल्वियोलाई इन अ बेबीज लंग्स आर एक्सपेंडेड एंड फिल्ड विथ। तो बच्चे के जन्म के पहले बिफोर बर्थ जो एल्वियोलाई बेबीज के लंग्स क्या होती हैं? एक्सपेंड होती हैं और फिल्ड होती हैं। तो उसमें क्या भरा होता है? एयर, फ्लूइड या फिर ब्लड एंड मेकोनियम। तो जो बिफोर बर्थ जो भरा होता है वो क्या होता है? फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो मलेरिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट में सभी टेस्ट यूज किए जाते हैं डायग्नोस करने के लिए, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोप या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन टेस्ट है जो मलेरिया में नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? फीकल ओरल रूट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, कंटेमिनेटेड ब्लड या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हेपेटाइटिस सी है जनरली कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के कारण भी होता है, इसीलिए हेपेटाइटिस सी को क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? कंटेमिनेटेड ब्लड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ एज। 9 मंथ की एज में विटामिन ए का डोज कितना देंगे हम? तो वो होगा 1 लाख यूनिट।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर। तो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज की जाती है वो क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ही है यहाँ पर सही आंसर, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये 5 मेडिसिन हैं जो यूज की जाती हैं, तो इनके नाम आपको याद रखना है, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नेक्स्ट इज द वेरियस ड्रग्स यूज्ड फॉर लैक्टेशन सप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो जो मेडिसिन लैक्टेशन सप्रेशन के लिए यूज की जाती हैं वो सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन है कैब्रिगोलिन, टैबलेट, पायरिडॉक्सिन, इंजेक्शन मिगॉक्सिन एंड मिथार्जिन। तो जो मिगॉक्सिन है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? मिथार्जिन। मिथार्जिन को लैक्टेशन सप्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो एक गुड नर्सिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट के सभी एसेंशियल कैरेक्टर हैं, फीचर हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इवैल्यूएटिंग नर्सिंग सर्विसेज पीरियोडिकली, फॉर्मुलेशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन प्रोसीजर फॉर नर्सेज, रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमम स्टाफिंग। तो ये एक गुड नर्सिंग सर्विस डिपार्टमेंट का कैरेक्टर नहीं हो सकता है कि कम स्टाफ में है जो हॉस्पिटल को रनिंग करना। नेक्स्ट सेक्शन आया यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ के जो 60 क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे हम देखेंगे, और लास्ट रहेगा जीके का। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 100 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। तो फर्स्ट था बीएससी नर्सिंग में आपने क्या पढ़ा 4 साल तक। लास्ट में यहाँ पर जो 60 एमसीक्यूज वो आए थे, आपका जो भी सीसीएच सर्टिफिकेट रहा हो और जो 6 महीने जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया गया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट स्पेसिफिक टू किलिंग टू कोरोना वायरस। इनमें से कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाएगा कोरोना वायरस को मारने के लिए? ऑप्शन है कार्बोलिक एसिड, लाइजॉल, फिनाइल और सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ब्लड स्प्लेस के लिए या फिर ऐसे जो भी वायरस हैं उनको, जो भी हाई कैटेगरी के वायरस हैं या फिर हम जो इस कह सकते हैं बहुत ही डेंजरस वायरस हैं, उनको मारने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। तो इनमें से डीएनए वायरस कौन सा है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी। तो इनमें से जो डीएनए वायरस है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट है रूबेला इज ऑल्सो नोन एज। रूबेला को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टिटेनस, वूफिंग कफ, मीजल्स या फिर जर्मन मीजल्स। तो रूबेला का दूसरा नाम क्या है? जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट है SARS का अर्थ क्या है? सार्स का फुल फॉर्म पूछा था तो वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सही आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी इज। लेप्रोसी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? ऑप्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो लेप्रोसी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग स्नीजिंग के थ्रू इसका जो बैक्टीरिया है दूसरे लोगों के लिए भी इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बॉटुलिज्म इज कॉज्ड बाय। तो बॉटुलिज्म किसके द्वारा होता है? ये होता है एक बैक्टीरिया क्लोरेस्टेडियम बॉटुलिनम के द्वारा। नेक्स्ट है विच एनिमल इज एम्पलीफायर ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए कौन सा एनिमल है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? तो वो है पिग। नेक्स्ट इज इन विच कम्युनिकेबल डिसीज एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट इज पॉजिटिव। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज होगी जिसमें एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट है जो पॉजिटिव आ सकता है? ऑप्शन है टिटनेस एंड लेप्रोसी, डिप्थीरिया एंड टिटनेस, पोलियोमाइलिटिस एंड टिटनेस एंड ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। तो एसिड फास्ट बेसिलाई किसके लिए रहता है? टीबी और लेप्रोसी के जो बैक्टीरिया हैं, इनका जो बैक्टीरिया है वो किस कैटेगरी का है? एसिड फास्ट बेसिलाई। तो यहाँ पर इसके लिए टेस्ट भी पॉजिटिव इन्हीं में आएगा, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी में। नेक्स्ट इज विच बिहेवियरल रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूट टू अ पर्सन डेवलपिंग अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सा बिहेवियरल फैक्टर है जो किसी पर्सन में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जैसे कि स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
और जो भी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनके लिए कारण बन सकता है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। ऑप्शन है फिजिकल इनएक्टिविटी, हार्मफुल अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको यूज और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी बिहेवियरल फैक्टर हैं जो आपको एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होने का कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर कॉजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? तो जेनेटिक, टोबैको, अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सभी फैक्टर हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के लिए कारण बन सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट इज अप्रोच फॉर कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी आर। तो कौन से अप्रोच हैं जो कैंसर प्रिवेंशन पॉलिसी में यूज़ किए जाते हैं? ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, पैलिएटिव केयर, डी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी ऑप्शन है जो जो कैंसर को होने से रोकने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है द इन्फेक्शन बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन कॉज सर्विक्स कैंसर। तो कौन सा इन्फेक्शन है जो सर्विक्स कैंसर के लिए कारण बन सकता है? तो वो है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, थर्ड ऑप्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सर्विक्स कैंसर का कारण बनेगा? तो वो होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर के लिए जो सही ऑप्शन होगा बेस्ड ऑन ऑप्शन के बात की जाए तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इट इज़ एन अप्रोच टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली हु आर फेसिंग लाइफ ट्रीटमेंट इलनेस। लाइफ ट्रीटमेंट इलनेस के लिए बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या फिर ऐसी डिसीज़ रहती हैं उनको लॉन्ग टर्म तक रहने वाली प्रॉब्लम्स, तो उनके लिए जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या है? पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट इज ब्रैकीथेरेपी रिफर्स टू। तो ब्रैकीथेरेपी क्या है? ऑप्शन है गिविंग एंटी कैंसरस ड्रग्स थ्रू इंट्रावीनस रूट, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी, पासिंग रेडियो एक्टिव रेस इन द बॉडी, और नन ऑफ दीज। तो ब्रैकीथेरेपी का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कैंसर ट्रीटमेंट को कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू, तो क्या कहलाता है? ब्रैकीथेरेपी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड, प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट इज व्हेन वाज नेशनल फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो 1952 में है जो फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस एक्सेलरेट द प्रोग्राम ऑफ विच डिसीज। तो ट्यूबरक्लोसिस है जो किस और डिसीज की प्रोग्रेशन के लिए हेल्प करता है? तो वो है HIV। जिनको ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है उनमें HIV बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन के यहाँ पर, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी वीक होती हो और जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और लॉन्ग टाइम तक जो और प्रॉब्लम और TB के साथ हो सकती है वो क्या हो सकती है? HIV। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज द डिसीज आर एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से एट प्रेजेंट है जो 3 डिसीज एरेडिकेट है, 4, स्मॉल पॉक्स, गैनावॉर्म, पोलियो एंड हिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। तो इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था 27 मार्च 2014 को। और WHO किसी भी डिसीज को लेके एरेडिकेट तब घोषित करता है जब 3 साल तक एक भी केस ना आया हो। तो 2010 में लास्ट टाइम एक केस आया था, देन उसके बाद 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट इज नोटिफाइबल डिसीज एज पर WHO अंडर IHR। तो IHR के तहत जो WHO ने ऐसी डिसीज हैं जो नोटिफाइबल की हैं वो कौन सी हैं? वह कोलेरा, प्लेग एंड येलो फीवर। नेक्स्ट INAP स्टैंड फॉर। तो INAP का फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जो 2014 में आई थिंक आया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो मिशन इंद्रधनुष कब आया था? ये आया था दिसंबर 2014 में, 25 दिसंबर 2014 में। नेक्स्ट इज नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो जो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है
इसमें कौन कौन सी डिसीज हैं जो ऐड हैं? तो इसमें जो डिसीज ऐड हैं वो क्या है? कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि इनमें ऐसी डिसीज को ऐड किया गया है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, और ये चारों डिसीज इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम में आती हैं। नेक्स्ट इज इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइटिस। डॉग बाइट के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन है कवर विथ ड्रेसिंग, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट, सूचर द बिग वुंड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट। जहाँ पर भी डॉग बाइट हुआ है वहाँ पर तुरंत पानी और साबुन से 15 मिनट तक धुलना है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज। यदि किसी को चोकिंग हो गया है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन है ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड, कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड गिव समथिंग टू ड्रिंक। तो चोकिंग का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? 5 शार्प बैक ब्लो देना है आपको, मुक्के मारना है 5, कहाँ पर? शोल्डर ब्लेड के बीच में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इज। तो रेशियो क्या होगा इसका? तो होगा 30/2, कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का। नेक्स्ट इज व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन। किसी पेशेंट को ब्लड रिएक्शन हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो ऑप्शन इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, मॉनिटर वाइटल साइन, और स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फोर्थ। जो आप ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको आपके लिए तुरंत स्टॉप करना है और देन वाइटल साइन चेक करना, उसके बाद आप है जो फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑर्डर टू परफॉर्म CPR एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इज। तो CPR परफॉर्म करने के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से सही ऑर्डर है वो क्या है? ऑप्शन है एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन, ब्रीदिंग एयरवे कंप्रेशन, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? होगा कंप्रेशन एयरवे और ब्रीदिंग। जो आपने CAB पढ़ा है सेम वही है, कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। परमानेंट मेथड कौन सी है कॉन्ट्रासेप्शन की? ऑप्शन है ट्यूबल लिगेशन, वैसेक्टोमी, MTIP एंड ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा फोर्थ, ट्यूबल लिगेशन एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबल लिगेशन फॉर फीमेल एंड वैसेक्टोमी फॉर मेल क्या है? परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की। नेक्स्ट इज विच वन इज अ नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेचुरल मेथड कौन सी है फैमिली प्लानिंग की? BBT, ट्रेसिंग चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस, BBT इन ट्रेसिंग चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, BBT इन ट्रेसिंग चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है। नेक्स्ट इज द कॉपर यूज्ड इन कॉपर टी हैज द फॉलोइंग एक्शन। तो कॉपर टी में जो कॉपर यूज किया जाता है उसका क्या एक्शन है? ऑप्शन है ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, या फिर स्पर्मिसाइडल। तो कॉपर टी का जो मेन एक्शन है वो क्या है? स्पर्मिसाइडल का काम करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट्स ओवुलेशन। इनमें से कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है? ऑप्शन है वेरियर, सर्जिकल, नेचुरल, या फिर हार्मोनल। तो ओवुलेशन को प्रिवेंट कौन करता है? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट इज द एज एंड सेक्स ऑफ कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय। तो एक देश की एज और सेक्स रेशियो है वो किसके थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है? पाई चार्ट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू किसी भी कंट्री की जो एज और सेक्स है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द NNR मीन्स। तो NNR का फुल फॉर्म है नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी NFHS हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। तो कितने NFHS है इंडिया में अभी तक कंप्लीट किए जा चुके हैं? तो वो है टोटल 4।
नेक्स्ट इज एडोलेसेंस पीपल आर इन विच एज ग्रुप एज पर WHO। तो WHO के हिसाब से जो एडोलेसेंट पीपल हैं वो कितनी एज के हैं, तो वो हैं 10 से 19 साल तक की एज के। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर। तो एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्शन है रैपिड फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव ग्रोथ, बिहेवियरल चेंज एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्सीलेंस, रैपिड फिजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। ये सभी चेंजेस हैं जो तीनों ऑप्शन में दिए हैं, चौथे ऑप्शन में सभी को इकट्ठा करके बताया हुआ है। तो ये सभी चेंजेस हैं जो एडोलेसेंट एज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में और क्या इंक्लूड है, IEC एक्टिविटीज, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी टॉक एड्स प्रोग्राम और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज किशोरी शक्ति योजना इज केटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ। तो जो किशोरी शक्ति योजना है इसमें कितनी एज तक की गर्ल्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो एज रखी गई है, बेनिफिशियर्स एज ग्रुप है किशोरी शक्ति योजना में, वो क्या है, 11 से 18 साल तक की लड़कियां, गर्ल्स हैं जो 11 से 18 साल तक की। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो जो RMNCH+A प्रोग्राम आया था 2013 में, तो यहाँ पर जो ARSH वर्ड यूज किया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। RMNCH+A प्रोग्राम आया था जो, उसमें ARSH को इंक्लूड किया गया था। तो इसका मतलब क्या है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग द इन एडोलेसेंट हेल्थ आर एक्सेप्ट। तो बेनिफिट क्या है एडोलेसेंट हेल्थ के, किसी एक को छोड़कर, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, या फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो किशोर स्वास्थ्य में निवेश के लाभ के क्या उपाय हैं, तो वो है इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट, है जो नहीं है। यहाँ पर यही पूछा है कि किसी एक के कौन से नहीं है। नेक्स्ट इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन्ड फॉर। तो WIFS का जो किनके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। वीकली कहा गया है यहाँ पर, वीक में, यदि पर डे कहा जाता तो वो होता लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट में, बट वीकली के लिए कहा है तो है एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट इज एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स फॉर मैरिज इज। तो इंडिया में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से गर्ल्स के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो कितनी है, 18 साल, 18 ईयर। बॉयज़ के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 18 ईयर। नेक्स्ट इज द नॉर्मल क्रोमोसोम कंप्लीमेंट इन मेल्स इज। तो मेल्स में कितने नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, तो वो होते हैं 46XY। फीमेल में होते हैं 46XX, मेल में 46XY। इसमें से 23 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, जो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, और जो 1 पेयर होता है वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम XY। नेक्स्ट इज द हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीनों हार्मोन हेल्पफुल हैं, FSH, टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते। ऑप्शन है थायरॉक्सिन स्टेरॉइड, इंसुलिन थायरॉक्सिन, इंसुलिन स्टेरॉइड, या फिर पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन। तो जो हार्मोन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते वो क्या है, पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स टू फैसिलिटेट इट्स डायलेशन ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। तो सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है लेबर के टाइम पर, और जो सर्विक्स में सॉफ्टिंग देखने को मिलती है, कौन सा साइन, हैगर साइन, गॉर्डल साइन, या फिर ब्रैक्सटन हिक्स। तो क्या है, गॉर्डल साइन। नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेट यूजिंग। तो EDD है जो नेगल्स रूल के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, नेगल्स रूल। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी का फर्स्ट सिम्टम क्या है, मॉर्निंग सिकनेस, एमनोरिया, क्विकनिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्विकनिंग है जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी में पाया जाता है, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट है। तो फर्स्ट साइन क्या होगा, एमनोरिया। नेक्स्ट इज
द एक्सरसाइज दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टोन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स इज, तो कौन सी एक्सरसाइज है जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो मजबूत होती है? ब्रीदिंग, कीगल, पेल्विक एक्सरसाइज या फिर एब्डोमिनल एक्सरसाइज? तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज यूज की जाती है वो क्या है? कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर in which cervical dilatation and descent of fetal head is plotted against time is called। तो कौन सा ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर के लिए जिसमें सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके फीटल हेड तक का पता चल जाता है, तो वो है पार्टोग्राम और पार्टोग्राफ। नेक्स्ट इज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लेम्ड एंड कट विद इन। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने टाइम के बाद क्लेम्प करना है और कट करना है? तो ये करना है 1 to 3 मिनट में। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन इन न्यूनेटल रिससिटेशन इज, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव एक्शन इन न्यूनेटल रिससिटेशन में वो है वेंटिलेशन। नेक्स्ट इज द प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इज, तो एफिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का जो प्रेफर्ड रूट है वो क्या है? ऑप्शन है ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और एंडोट्रैकियल। तो जो प्रेफर्ड रूट है वो क्या है? इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, तो जो मिशन इंद्रधनुष आया था इसका एम क्या है? ऑप्शन है मिड डे मील, वाटर सैनिटेशन, कोविड प्रिवेंशन और इम्यूनाइजेशन। तो इंद्रधनुष किसके लिए आया था? इम्यूनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट इज द हार्मोन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? तो वो ऑक्सीटोसिन। प्रोडक्शन पूछते तो जो है प्रोलैक्टिन होता, बट मिल्क इजेक्शन है तो क्या है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल निमोनिया इज निमोनिया दैट इज एक्वायर्ड फ्रॉम, तो जो नोजोकोमियल निमोनिया है किसके थ्रू हो सकता है? तो हो सकता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के द्वारा, क्योंकि जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है इसको और क्या कहा जाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इससे आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन, तो जो अगस्त का फर्स्ट वीक होता है इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में सेल डिवीजन होता है वो किस टाइप का होता है? मिटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है? मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निपाह वायरस, निपाह वायरस किसके थ्रू होता है? बैट और पिग और ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है जो वो द एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस से आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो हम हर साल वायुसेना भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। सेकंड इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं 2019 से एट प्रेजेंट तक भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, तो मेघालय की जो कैपिटल है प्रेजेंट में वो क्या है? शिलोंग। फोर्थ इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर, तो विश्व स्तर पर है जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है हर साल? 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट इज हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल इन 2020, तो 2020 में जो फ्रेंच ओपन का मेंस सिंगल है किसने जीता? तो ये जीता राफेल नडाल ने। नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, तो कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, तो इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन, तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। नेक्स्ट हु इज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो बीसीसीआई के प्रेजेंट में चेयरमैन है सौरव गांगुली। लास्ट इज विशाल आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, तो ये एक्टिंग से रिलेट करते थे, एक एक्टर थे,
तो गाइज ये थी ऑफिशियल आंसर की MPCHO एग्जाम की, जो कि 6 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था। सो आई होप गाइज आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।